हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिटरेचर लैंड। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की इस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड एंड मॉडर्न एज। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रोमांटिक पीरियड, जो 1798 से 1837 तक माना जाता है। द रोमांटिक एरा इन इंग्लिश लिटरेचर बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिड्ज लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स जो है ये एक पोइट्री कलेक्शन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का कोलैबोरेटिव वर्क है, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था और इसी के साथ रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। और इस पीरियड का अंत जब क्वीन विक्टोरिया 1837 में थ्रोन पर आई थी, उस समय इस पीरियड का अंत हुआ था। Romanticism as literary and artistic movement started in reaction against the age of enlightenment. The age of enlightenment, इसके previous period में हमने क्या देखा था, न्यू क्लासिकल पीरियड, जिसे हम एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि उस समय के जो राइटर्स थे वो रीज़न पे फोकस करते थे, साइंस पे एंड रियलिटी को फोकस करते थे, एंड दे फॉलोड एम्पेरिकल थॉट्स पे वो काम करते थे। जबकि रोमांटिक जो राइटर थे वो रीज़न को फॉलो नहीं करते थे, वो इमेजिनेशन और फैंसी को फॉलो करते थे, रियलिटी से और साइंस से इनका कोई लेना देना नहीं था। इसके पहले के जो राइटर थे, न्यू क्लासिकल राइटर्स, वो क्लासिकल थे, मतलब एक रूल को फॉलो करते थे, एक पर्टिकुलर रूल बाउंडेड थे वो। जबकि रोमांटिक राइटर्स जो थे वो किसी भी तरह के रूल को फॉलो नहीं करते थे, उनका अपना एक स्टाइल होता था, वो अपने स्टाइल में राइटिंग्स करते थे। रोमांटिक पीरियड कोइंसिडेड विद द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एंड अमेरिका एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसी समय ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इसलिए इस एज को एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। The writers of this age were influenced by the French Revolution and tried to transform these ideas into realm of literature। अब चूँकि जो लिटरेचर होता है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, उस टाइम के, उस पीरियड की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो उस समय चूँकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा जो है उस समय के लिटरेरी वर्क में देखने को मिलता है। तो उस समय का जो लिटरेरी वर्क था वो कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव थे, और इमेजिनेशन और फैंसी जो है इस समय के राइटर्स के वर्क में हमको देखने को मिलता है। पोइट्स सच एज ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज supported the revolution and the ideals of liberty, equality and fraternity। तो ये जो राइटर्स थे, ब्लेक, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, ये रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते थे, और इनके जो आइडल्स थे वो किन आइडल्स को फॉलो करते थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की ये बात करते थे अपने वर्क्स में भी। The romantic movement in literature is characterized by a reasoned approach। इस समय भी रीजन जो है अप्रोच हुआ करता था, रीजनड अप्रोच, while the enlightenment thinkers of the 18th century had valued reason। इस समय ये रीज़न, इनका जो अप्रोच होता था वो तो रीजनड होता था पर वैल्यू नहीं थी इनके। जबकि जो इसके पहले के जो राइटर थे, एनलाइटमेंट थिंकर्स जो थे, वो वैल्यू देते थे रीज़न को एंड रैशनैलिटी को। रोमांटिक्स वैल्यूड इमोशन, ये इमोशन पे बात करते थे भाई, इमोशन एंड पैशन एंड इंडिविजुअलिटी पे ये बात करते थे। जबकि जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे उनका इमोशन से कोई लेना देना नहीं था, वो फैक्ट पे बात करते थे। They turned impersonal works to the works of a more subjective personal nature। इसके पहले के जो राइटर थे वो मोस्टली पर्सनल, क्योंकि उस समय सटायर लिखे जाते थे और सटायर जो है वो मोस्टली पर्सनल वर्क होते थे। इस समय के जो राइटर थे, रोमांटिक राइटर, ये इम्पर्सनल वर्क्स लिखते थे, एंड इनका जो फॉर्म होता था पोइट्री का या किसी भी वर्क का, वो सब्जेक्टिव होता था, सब्जेक्टिव एंड पर्सनल इन नेचर। लिटरेरी ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, पोइट्री वॉज द डोमिनेंट जॉनरा इन द रोमांटिक पीरियड। इसके पहले पीरियड में भी जो था उस समय पीरियोडिकल पेपर्स जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट थे, जबकि इस समय
पोइट्री और नॉवेल्स इस समय बहुत ज़्यादा डोमिनेंट जॉनरास थे. द रोमांटिक पोएट्स withdrew into an inner world and were less concerned with the outer public world, that also turned to the nature and devoted themselves to recording its beauty. इस समय के जो राइटर थे वो सबसे ज़्यादा अपनी प्रेज ऑफ ब्यूटी के नेचर के लिए जाने जाते हैं. नेचर की जो ब्यूटी है उसको इन हम रोमांटिक राइटर्स के वर्क्स में देख सकते हैं कि वो किस तरह से नेचर की ब्यूटी को प्रेस करते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रीस्ट ऑफ नेचर माने जाते हैं. तो इस तरह से इस एज के जितने भी राइटर्स थे उनके वर्क्स में हम नेचर की प्रेस को, ब्यूटी को देख सकते हैं. राइज ऑफ द गथिक नॉवल इन इंग्लैंड, इसी एज में गथिक नॉवल जो है इस्टेब्लिश हुआ था. गथिक नॉवल इज़ डिवोटेड टू द स्टोरीज ऑफ फियर. गथिक नॉवल क्या होता है? जिसमें हम स्टोरीज ऑफ फियर, हॉरर एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को हम देख सकते हैं. इट प्रेजेंट्स द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर. गथिक नॉवल में जो गथिक नॉवल होती है उसमें फियर होता है, हॉरर होता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, एंड इट प्रेजेंट्स द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर. मेजर राइटर्स की अगर हम बात करें रोमांटिक एज की, तो पोइट्स कौन कौन थे? रोमांटिक पोइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक एंड सेकेंड जनरेशन रोमांटिक. तो फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स में कौन कौन आते हैं? विलियम ब्लेक, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. एस.टी. कॉलरिज का ये क्रिटिकल वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है एस.टी. कॉलरिज का. विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड, ये इनकी बायोग्राफी है. रॉबर्ट सदे, मैडॉक. तो ये राइटर्स जो है इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनके बहुत सारे वर्क सभी इंपॉर्टेंट हैं. विलियम ब्लेक के, एस.टी. कॉलरिज के, विलियम वर्ड्सवर्थ के, सारे ही राइटर रोमांटिक पीरियड के बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स में आपके आते हैं लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड जॉन कीट्स. लॉर्ड बायरन का इंपॉर्टेंट वर्क है चाइल्ड, हारोल्ड्स पिलग्रिमेज. पी.बी. शेली का अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये एक क्रिटिकल वर्क है. और जॉन कीट्स की एंडीमियन, ये एक एलिजी है. तो सभी राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी राइटर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. नॉवेलिस्ट की अगर हम बात करें तो गथिक नॉवेलिस्ट कौन कौन से थे? एन रेडक्लिफ, मैथ्यू ग्रेगरी, लेविश. मैरी शेली का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है फ्रैंकेनस्टीन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरी शेली और उनका वर्क फ्रैंकेनस्टीन. जैकोबिन नॉवेलिस्ट की अगर हम बात करें, जैकोबिन नॉवेलिस्ट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ नॉवेल्स ऑफ द पीरियड 1780 टू 1850. 1780 से 1850 के बीच में जो कुछ नॉवेलिस्ट का ग्रुप था विच एस्पाउस्ड रेडिकल आइडियाज़. जिनके वर्क्स में, जिनकी नॉवेल्स में हमको रेडिकल आइडियाज़ देखने को मिलते थे, ये कहलाते थे जैकोबिन नॉवेलिस्ट. द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय द क्रिटिक गैरी कैली. क्रिटिक गैरी कैली ने ये टर्म कॉइन किया था इन हर बुक द इंग्लिश जैकोबिन नॉवेल 1780 टू 1805. ये इनका क्रिटिकल वर्क था. इसमें इन्होंने गैरी कैली ने ये टर्म यूज़ किया था पहली बार. थॉमस हॉलक्रॉफ्ट, एलिजाबेथ इंचबेल्ट, विलियम गॉडविन, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट. बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट. इनके बहुत सारे वर्क इंपॉर्टेंट है. अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है. मैरी हेज, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है मेमोइर्स ऑफ एमा कोर्टी. तो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इनको राइटर है, इनको ज़रूर पढ़ना. सम अदर नॉवेलिस्ट की अगर हम बात करें तो फैनी बर्नी, मारिया एजवर्थ, वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टन सबसे इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं इस पीरियड की. तो इनको भी ज़रूर पढ़ना, इनके सारे वर्क्स को ज़रूर पढ़ना. प्रोज राइटर्स की अगर हम बात करें तो प्रोज राइटर्स भी सारे इंपॉर्टेंट हैं इस पीरियड के. चार्ल्स लैम्ब, जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है ये एसेज ऑफ इलिया के लिए जाने जाते हैं. विलियम हैजलिट, टेबल टॉक, जो कि ऐसे कलेक्शन है इनका. थॉमस डी क्विंसी, कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ऑपियम ईटर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. थॉमस लव पिकॉक, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री. तो इस एज के जितने भी राइटर हैं, चाहे वो नॉवेलिस्ट हों, प्रोज राइटर हों, पोइट्स हों, सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके वर्क्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. अब देखते हैं विक्टोरियन पीरियड.
द विक्टोरियन एज इज़ नेम्ड आफ्टर द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो कि 1837 में थ्रोन में आई थी. सेवरल मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस समय बहुत सारे रिफॉर्म एक्ट्स हुए और बहुत सारे मूवमेंट्स इसी पीरियड में चले विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर. सेम वही बात कि उस समय इतने सारे मूवमेंट्स और रिफॉर्म एक्ट्स आए थे जिसका इफ़ेक्ट, जिनका इन्फ्लुएंस हम इस पीरियड के लिटरेचर में भी देख सकते हैं. It was one of the most prosperous period in the history of England. History of England में सबसे ज़्यादा prosperous period माना जाता है विक्टोरियन पीरियड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रिफॉर्म, क्योंकि इस समय बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे इसलिए इस एज को एज ऑफ रिफॉर्म भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द plethora of reforms which took place during this period. देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन. अब साइंस भी था इस पीरियड में क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, तो साइंस तो था ही, साथ ही साथ रिलीजन को भी फॉलो करने वाले बहुत से यहाँ पे राइटर्स थे. तो ये जो पीरियड था इट वाज द पीरियड ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन. देयर आर 3 phases ऑफ विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज को हम 3 phases में डिवाइड कर सकते हैं. अर्ली फेज जो कि 1837 से 1848 तक था. मिड फेज जो कि 1848 से 1870 तक था. और लेट जो कि 1870 से 1901 तक था. तो इस तरह से जो विक्टोरियन पीरियड है वो 1837 से 1901 तक माना जाता है. लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड. There was a tremendous growth in publication of periodicals and also the emergence of children's literature. तो इस समय periodicals जो कि न्यू क्लासिकल पीरियड से स्टार्ट हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, और जो इस समय जो चिल्ड्रंस लिटरेचर था उसका भी एमर्जेंस हुआ. ड्रामेटिक मोनोलॉग इंट्रोड्यूस बाय टेनिसन. इसी पीरियड में टेनिसन ने ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है राइटिंग फॉर्म, पोइट्री का फॉर्म, वो इंट्रोड्यूस किया था. ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब जिसमें एक मोनो मीन सिंगल, लॉग मतलब स्पीक, तो स्पीच, तो इसमें एक सिंगल स्पीकर होता है जो पूरी स्टोरी को नरेट करता है. तो ये पोइट्री फॉर्म में लिखा जाता है. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इंट्रोड्यूस किया था टेनिसन ने, जबकि इसके मास्टर जो है वो ब्राउनिंग माने जाते हैं, क्योंकि ब्राउनिंग ने इसको और ज़्यादा रिफाइन किया ड्रामेटिक मोनोलॉग. Tennyson, Browning, Dickens, George Eliot, the Bronte sisters and Oscar Wilde, the representative writers of this period. ये सारे important writer रहे हैं इस period के. नावल बिकम द मोस्ट चूजन फॉर्म ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. सबसे ज़्यादा नॉवलिस्ट रहे हैं इस पीरियड में, और नावल जो है इस पीरियड का डोमिनेंट जॉनरा रहा है. लिटरेरी मूवमेंट्स. कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स इस एज में चले थे? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एस्थेटिक मूवमेंट, प्री रैफेलाइट और ब्रदरहुड मूवमेंट. प्री रैफेलाइट मूवमेंट को ब्रदरहुड मूवमेंट भी कहते हैं. तो ये 3 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इस एज में चले थे. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था? इट वॉज अ 19th century movement centered at the University of ऑक्सफोर्ड दैट सॉट रिन्यूअल ऑफ रोमन कैथोलिक थॉट. जो रोमन कैथोलिक थॉट था उसमें रिन्यूअल चाहते थे, नयापन चाहते थे, एंड प्रैक्टिस विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड. उस समय चर्च के इंग्लैंड के चर्च में जो प्रैक्टिसेस हो रही थी उसमें नयापन चाहते थे ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो इस ग्रुप के जो लोग, जो राइटर्स थे. रिचर्ड हरल, फ्राउड, आइजैक विलियम्स, बर्नार्ड डलगेर्न्स, एडवर्ड बुवेरी पुशी, फ्रेडरिक फेबर, चार्ल्स मैरियट एंड विलियम वार्ड, ये सारे इस ग्रुप के राइटर्स रहे हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के. एस्थेटिक मूवमेंट. एस्थेटिक वर्ड से क्या समझते हैं आप? विच समथिंग रिलेटेड टू आर्ट. एस्थेटिक मीन्स आर्टिस्टिक. दिस मूव, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 19th century एंड एम्फेसाइज्ड एस्थेटिक वैल्यूज़. आर्टिस्टिक वैल्यूज़ को एम्फेसाइज करते थे ओवर मॉरल और सोशल थीम्स इन लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स. तो जो भी लिटरेचर है या जो दूसरे आर्ट्स है उसमें मॉरल और सोशल थीम्स पे ये फोकस नहीं करते थे. किस पे फोकस करते थे? आर्ट फॉर
आर्ट्स शेक को ये फॉलो करते थे। मतलब जो आर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट के लिए होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि उससे हमको कोई मॉरल वैल्यू मिले। जैसे कि कोई लिटरेरी वर्क है तो उसको पढ़ने से ज़रूरी नहीं कि रीडर को कोई मॉरल वैल्यू मिले। जो लिटरेचर भी क्या है, एक आर्टिस्टिक फॉर्म है, तो उसमें आर्ट दिखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि कोई मॉरल वैल्यू उसमें हो या ना हो। तो इसके फॉलोवर थे एस्थेटिक मूवमेंट के, जो भी ग्रुप के इस फॉलोवर थे। The most important writer of this period associated with this movement was ऑस्कर वाइल्ड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर हैं इस ग्रुप के। प्री रेफेलाइट और ब्रदरहुड मूवमेंट जो कि 1848 में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज द ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, पोएट्स एंड पेंटर्स। तो ये आर्टिस्ट, पोएट्स और पेंटर्स का ऐसा ग्रुप था हु रिजेक्टेड द ड्रामेटिक आर्टिफिशियल मैनरिस्ट पेंटिंग स्टाइल। तो ये आर्टिफिशियलिटी को बिल्कुल भी रिजेक्ट करते थे, और जो ये किसको फॉलो करते थे, जो पेंटिंग स्टाइल और मैनरिस्ट में जो आर्टिफिशियलिटी थी उसको रिजेक्ट करते थे। एंड सक्सीडेड रैफेल एंड माइकलएंजेलो। तो ये किसके सक्सीडर थे, रैफेल एंड माइकलएंजेलो। ये दोनों कौन है, बहुत बड़े पेंटर है, ग्रेट पेंटर्स हैं ये दोनों। तो उनके ये फॉलोअर्स थे, सक्सीडर थे। ब्रदरहुड वॉज फॉर्म्ड बाय द 3 रॉयल अकेडमिक स्टूडेंट्स। तो ये जो ब्रदरहुड मूवमेंट था ये 3 रॉयल अकेडमिक स्टूडेंट्स ने फॉर्म किया था। दांते गैब्रियल रॉसिटी, विलियम हॉलमैन हंट एंड जॉन एवरेट मिलेस। कौन कौन थे ये, दांते गैब्रियल रॉसिटी, विलियम हॉलमैन हंट एंड जॉन एवरेट मिलेस। ये 3 राइटर्स थे, ग्रुप रॉयल एकेडमिक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये ग्रुप फॉर्म किया था। उसके बाद इनको और राइटर्स ने ज्वाइन किया, जैसे विलियम मिखेल रॉसिटी, जेम्स कॉलिंसन, थॉमस वूलनर एंड एफ जी स्टीफेंस। ये सारे राइटर्स ने इनको बाद में ज्वाइन किया। मेजर राइटर्स हैं इस एज के पोइट्स को अगर हम देखें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है इन मेमोरियम। रॉबर्ट ब्राउनिंग, पाउलिन एंड सॉर्डेलो, ये इनका इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है ऑरोरा लेई। मैथ्यू आर्नोल्ड का इम्पॉर्टेंट वर्क है डवर बीच एंड थीसिस। तो सिर्फ यही इनके इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं है, ये जो राइटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय जो रोमांटिक है, विक्टोरियन है, जो मॉडर्न है, यहाँ से जब शुरुआत होती है न्यू क्लासिकल पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक जितने भी राइटर हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नॉवेलिस्ट की अगर हम बात करें तो चार्ल्स डिकेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये इनके इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। जॉर्ज इलियट, इनका है रोमोला, एडम बीट्स। ब्रॉन्टे सिस्टर्स रही हैं 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स रही इस एज में, शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे। तो ये तीनों जो सिस्टर्स थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके वर्क्स को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम मेकपेस थैकरे, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है वैनिटी फेयर। प्रोज राइटर्स रहे हैं इस पीरियड के थॉमस कार्लाइल। सार्टर्स इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। थॉमस मैकॉले, क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल एसेज, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। वॉल्टर पेटर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है इस पीरियड से, प्रोज राइटर हैं। द रेनासा, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है इन विच इट इज़ द स्टडीज़ इन आर्ट एंड पोइट्री। फिर आता है हमारा मॉडर्न एज जो कि 1910 से 1945 तक माना जाता है। The early decades of the 20th century, especially the period after World War I, is known as modern age. In the 20th century, several social, economic, scientific, cultural and political changes took place. जाहिर सी बात है जब मॉडर्न पीरियड में आए, 20th सेंचुरी हुई, नया एज आया, तो कंप्लीट चेंज हमको देखने को मिलता है। सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, हर तरह के चेंजेस इस एज में आए दैट शूक द फाउंडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो इस समय जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर था उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया, हिला कर रख दिया इस तरह के ड्रास्टिक चेंज ने इस पीरियड के। Development in the fields of science and technology, rise of industrialization and capitalism, suffragette movement, feminist movement,
ऑल दीज कंबाइंड टू अशर इन द मॉडर्न एज। तो इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट्स इस पीरियड में चले, शुरू हुए, क्योंकि अभी मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है, पोस्ट मॉडर्न चल रहा है अभी एक्चुअली। ओल्ड नॉर्म्स एंड रूल्स अबाउट सेक्स, रेस, आर्ट, लाइफ, लिटरेचर। तो लाइफ, लिटरेचर, सेक्स, रेस, आर्ट को लेकर जो ओल्ड नॉर्म्स थे वो सारे रूल्स और नॉर्म्स चेंज हो गए इस पीरियड में आने के बाद। लिबर्टी एंड सेल्फ रियलाइजेशन हो गया इस पीरियड में। जो इस पीरियड के जो राइटर्स थे वो लिबर्टी और सेल्फ रियलाइजेशन को दिखाते थे। अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ, around 1910, not only had human character changed, but all human relations between masters and servants, husband and wives, parents and children had also shifted। तो सिर्फ ह्यूमन नेचर ही चेंज नहीं हुआ था, जो उनके बीच के जो रिलेशंस थे वो भी चेंज हो गए थे। द ईयर 1922 इज सिग्निफिकेंट इन दिस रिस्पेक्ट, सिंस क्योंकि 1922 को बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है मॉडर्न पीरियड के लिए, क्योंकि इस समय 3 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क इस 1922 में पब्लिश हुए थे। टी.एस. इलियट का द वेस्ट लैंड, जेम्स जॉयस का यूलिसिस एंड वर्जीनिया वुल्फ का था जैकॉब्स रूम। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट मॉडर्न जो वर्क्स हैं वो 1922 में पब्लिश हुए थे, इसलिए 1922 को एक सिग्निफिकेंट पीरियड माना जाता है, टाइम पीरियड ईयर माना जाता है इस पीरियड का। फ्रेडरिक नीट्शे, Karl Marx and Sigmund Freud are considered to be the intellectual precursor of modernism। लिटरेरी ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, लिटरेरी मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स की, तो इस समय इमेजिज्म, डडाइज्म, सरियलिज्म एंड जॉर्जियन पोइट्री जो था वो लिटरेरी ट्रेंड में था। तो इसको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि इमेजिज्म क्या है, इससे रिलेटेड राइटर्स कौन कौन से थे, डडाइज्म, सरियलिज्म एंड जॉर्जियन पोइट्री क्या है और इनके कौन कौन से राइटर्स इनके इस ग्रुप में थे। मेजर राइटर्स की अगर हम बात करें तो पोइट्स हैं W.B. Yeats, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है द सेकेंड कमिंग। अल्फ्रेड नॉइस, द हाईवे मैन, ये इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। और T.S. इलियट, द वेस्ट लैंड, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। W.H. ऑर्डन, लुक स्ट्रेंजर। डिलन थॉमस, डेथ्स एंड एंट्रेंस। तो ये भी सारे राइटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्ले राइट्स की अगर हम बात करें तो G.B. शाह, जिनका इंपॉर्टेंट वर्क है मैन एंड सुपरमैन। जॉन गॉल्सवर्दी, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस, इनके 3 इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। बहुत और भी हैं, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गॉडोट। जॉन ऑसबर्न, लुक बैक इन एंगर, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। हारोल्ड पिंटर। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट प्ले राइट्स रहे हैं। G.B. शॉ, जॉन गॉल्सवर्दी, सैमुअल बेकेट, जॉन ऑसबर्न एंड हारोल्ड पिंटर। नॉवेलिस्ट की अगर हम बात करें तो थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनरेड, रूडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने द जंगल बुक लिखी थी, किम, इनका इम्पॉर्टेंट नावल है। तो ये सारे राइटर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनके वर्क्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। H.G. वेल्स, इनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है। कौन है फादर ऑफ साइंस फिक्शन? H.G. वेल्स। और इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है द टाइम मशीन। इनके मोस्टली जो वर्क है उसमें हमको साइंस देखने को मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये नॉवेल्स लिखते थे। E.M. फॉस्टर का इम्पॉर्टेंट वर्क है अ पैसेज टू इंडिया। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट राइटर हैं इस पीरियड के। जॉर्ज ऑवेल, ग्राहम ग्रीन। अदर राइटर्स की अगर हम बात करें तो जॉन ड्रिंक वाटर, जिन्होंने अब्राहम लिंकन लिखा था। कैथरीन मैन्सफील्ड, ये जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर रही हैं इस पीरियड की, जिनका इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो था ब्लिस एंड अदर स्टोरीज। J.B. प्रिस्ली, डेंजरस कॉर्नर, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो ये सारे मॉडर्न राइटर्स थे। तो ये हमने देखा विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड रोमांटिक पीरियड। तो आई होप आपको तीनों पीरियड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके पहले के भी हमने सारे पीरियड्स बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। तो आई होप आपको सारे पीरियड समझ में आ गए होंगे। अब बचा पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आई होप आपको ये पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपका डाउट
क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू।